नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये एक नया सेट है। और इस नए सेट में आप कितना उत्तर सही कर पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। हर एक सवाल का जवाब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन आपको आता है और नहीं भी आता है तो उसको स्किप कर जाइएगा, लेकिन उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो पहले प्रश्न पर लेकर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। तो जैसा कि आप सभी को बता दें कि ये लॉर्ड वेलीजली के समय हुआ था प्रेस सेंसरशिप लागू। आपको बता दें कि ये 1799 में, नोट कर सकते हैं आप लोग, 1799 में लॉर्ड वेलीजली द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था और बाद में चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो जब भी मेटकॉफ ध्यान आएगा तो बोलेगा कि प्रेस सेंसरशिप जो है हटाया था इन्होंने, और 1799 में वेलीजली ने इसको लगाया था, लागू किया था। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोड़ दिया गया था किसके समय काल में, है ना, मतलब किसके समय काल में, और एक्चुअली क्या है कि किसके विषय पर दिया गया था, ये आपको आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। तो आपको बता दें कि अगर हम 1882 की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ, रेड, है ना। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों, जी हाँ, 1882 ईस्वी की, तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय, है ना, लॉर्ड रिपन के समय सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के सुधार हेतु, तो यहाँ पे बोलिएगा कि कौन सी शिक्षा, यहाँ पे तो शिक्षा चारों में दिया गया है। जो प्राथमिक शिक्षा, याद रखिएगा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा आयोग का नियुक्ति किया गया। अच्छा, जब शिक्षा नियोग का नियुक्ति हो गया तो आयोग ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश कर दी और इसके संस्थाओं के सहयोग से राशि बढ़ाने और स्थानीय भाषाओं को शिक्षा देने की सलाह भी दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये समय याद रखिएगा 1882 का। लॉर्ड रिपन के ने यहाँ पे इसको शुरुआत किया, किसके, तो विलियम हंटर के नेतृत्व में, ठीक है, 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन थे, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों। यहाँ पे एक्चुअली 13 नहीं, तीसरा क्वेश्चन है। बाकी जो 10 क्वेश्चन है मैंने मैथमेटिक्स का स्किप कर दिया यहाँ से, तो आप लोगों को लास्ट में दिखला भी दूंगा, इस जो पीडीएफ को दूंगा, और ये जो पीडीएफ है आप लोगों को वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जो है ना आंसर जो है अपने आंसर्स को टिक करते रहिए कि 1 का 3, 2 का 4, है ना, ये आंसर आप लोग जो है यहाँ पे टिक करते रहिएगा। और आप लोग को ये पीडीएफ दे देंगे, आप लोग खुद से भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। आंसर कीजिएगा। 1920 की जब भी चर्चा होगी तो लाहौर से लाजपत राय के द्वारा उर्दू में वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र जो है उसको शुभारंभ किया गया था। और लाला लाजपत राय नहीं दोस्तों, आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का ऋण, ठीक है, और यंग इंडिया, और मैगजीन की जीवनी, है ना, मैगजीनी की जीवनी, और दयानंद की जीवनी, शिवाजी की जीवनी आदि पुस्तकों की रचना की थी। तो आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे तो आंसर वंदे मातरम लिखा गया है, ये इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे दोस्तों, आंसर करिएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। तो क्वेश्चन बता चुका हूं पहले भी, प्रभावती देवी पटना यानी कि बिहार के क्षेत्र से थी, ये ध्यान रखिएगा, और ये प्रतिनिधित्व करी थी स्वतंत्रता संग्राम को। तो आंसर कर लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 15 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो नहीं बोला गया है, तो युगांतर पत्रिका के संपादक जो है वीरेंद्र कुमार घोष थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैच गलत लिखा गया, हरिश्चंद्र मुखर्जी नहीं होगा यहाँ पे, तो ये हमारा जो मैच है सी वाला जो गलत है, सुमिलित नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं बोल के आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आयोग यहाँ पे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे, कांग्रेस ने दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता प्रस्ताव जो है पारित किया था। तो 16 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, ए यानी कि सन 1927 में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। मद्रास का अधिवेशन, जिसमें कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की अपना लक्ष्य घोषित किया, यह 1927 के दौरान, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडियन हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आंसर डी कर लीजिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। आप लोग भी आंसर कीजिए यार, आप लोग भी आंसर कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप लोग का टेस्ट हो रहा है, और आप लोग अगर आंसर नहीं कीजिएगा तो देखिए कोई फायदा नहीं इस टेस्ट को देने का। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर कमेंट कीजिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो चीज़ों का भी आप लोग यहाँ पे लिख के पूछ सकते हैं,
कोई डाउट होगा क्लियर किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडियन हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1905 में किया गया था। याद रखिएगा कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसके द्वारा किया गया था दोस्तों। सवाल नंबर 18 पे दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में नाना साहेब के विरुद्ध किस ब्रिटिश सेना नायक ने नेतृत्व किया था? बिल्कुल उत्तर कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, कॉलिन कैंपबेल ने किया था। ये बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, कॉलिन कैंपबेल के द्वारा कानपुर में नाना साहब के विरुद्ध में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सवाल नंबर चल रहे थे दोस्तों 19 पे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के कार्यों से जुड़ा नहीं है? आंसर सी करेंगे दोस्तों यहाँ पे। विधवा विवाह प्रतिबंध जो है ये इनसे सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के कार्यों में विधवा विवाह था ही नहीं जुड़ा हुआ। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? विद्यासागर, जी हाँ, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे नहीं बोला गया इसलिए। बाकी जो ये तीनों है, सती प्रथा, आत्मीय सभा और एकेश्वरवाद, इन पर बल दिया था राजा राम मोहन राय ने। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे दोस्तों, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित था? तो दक्कन, जब भी बात होगी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1884। ठीक है, 1884 के दौरान दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर और गणेश अगरकर जो इसमें प्रमुख भी थे। तो उन तीनों का भी नाम अगर आएगा तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन गलत मतलब कि वो देखकर गलत मत मार लीजिएगा और बोलिएगा कि सर आपने बाल गंगाधर तिलक मारवाया था। नहीं, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर और गणेश अगरकर, ये तीनों थे यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सुमिलित है? चलिए आप लोग इसका सुमेलन बताइए जल्दी से, कौन सुमेलित है यहाँ पे? तो देखिए जो सही सुमेलन है वो तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच में हुआ था, यहाँ पे सही है। ठीक है, अब देखिए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था यहाँ पे, ये 1767 से 69 के बीच में हुआ था। 1767 से 69 के बीच में हुआ था, तो यहाँ पे ये आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लिख लीजिए, ये था 1780 से लेकर, ठीक है, 84 के बीच में हुआ था। तो ये भी आप लोग आंसर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा 78 वाला। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल जो है ये कब से कब तक था? तो ये 1799 से ये हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर आपका सिर्फ सी सही है, इसलिए राइट आंसर। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत कौन सा मुगल शासक था? बी, यहाँ पे सी उत्तर कर लीजिएगा, मोहम्मद शाह इज द करेक्ट आंसर। अब ये मोहम्मद शाह के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1739 के दौरान नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दोस्तों, और इस समय मोहम्मद शाह जो है 1719 से 1748 तक शासक भी रहा था। तो ये सबसे लंबे समय तक का शासक रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसी के दौरान ये नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था। इसका समय काल ज़्यादा है, 1719 से ही था और ये 48 तक था ये। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1719 से लेकर 1748 तक था ये। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। मुगल शासक अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली कब आरंभ किया गया था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 1580 ईस्वी में। ठीक है, दहसाला प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू किया गया, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछ सकता है 1580 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? नहीं बोला गया है। तो खिलाफत आंदोलन हुआ था कब? 1580 में ही। 1580 से, सॉरी माफ करेंगे, 1580 तो ये हुआ था आपका मुगल शासन का वाला, है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? नहीं बोला गया है, आंसर कीजिएगा दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने। और ये समय याद रखिएगा, 23 नवंबर सन 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन का समर्थन मदन मोहन मालवीय ने कभी नहीं किया, और खिलाफत आंदोलन जो है दोस्तों भारतीय मुसलमान का मित्र राष्ट्रों के विरोध में, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ और टर्की के खिलाफ समर्थन आंदोलन था ये। तो इसमें ये कभी समर्थन में साथ नहीं थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 25 पे। भक्ति आंदोलन के मुख्य संत तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। 25 का उत्तर यहाँ पे हम बोलेंगे बी, जहांगीर थे, जो कि महाराष्ट्र में संत तुकाराम के प्रमुख संत भी बने। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण किया गया। नेतृत्व किसने किया था इसको? 26 का उत्तर करेंगे दोस्तों ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था इसका नेतृत्व। याद रखेंगे, बिहार में अलग प्रांत बनाने की डिमांड उठी, आंदोलन किया गया उसके लिए, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसके लिए परिणाम स्वरूप सन 1911 में, याद रखेंगे इस दौर को, 1911 में बिहार और उड़ीसा का निर्माण के लिए हुआ। लेकिन बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ दोस्तों। जी हाँ, उड़ीसा एक राज्य बना बिहार से अलग होकर 1936 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। भारतीय और यूनानी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भारतीय और यूनानी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है। याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप उत्तर सी कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए सी। जी हाँ, कला शैली प्रमुख संरक्षक और शक एवं कुषाण थे इसमें। ठीक है, इस कला शैली के प्रमुख कौन संरक्षक थे? तो शक और कुषाण थे। लिख लीजिएगा, शक और कुषाण थे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। अच्छा दोस्तों, ये इस कला का विषय जो है मात्र बौद्ध होने के कारण यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन भी कहते थे इनको। ओके, याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। सवाल नंबर 28। गरुड़ स्तंभ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल, 28 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों। ये ए यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित है। ए इज द करेक्ट आंसर। गरुड़ जो है स्तंभ हिलियोडोरस है ना, हिलियोडोरस के साथ इसके द्वारा और विदिशा के स्थापित किया गया था दोस्तों। विदिशा मध्य प्रदेश में है और यह हिंदू धर्म से संबंधित है और वासुदेव की उपासना को प्रमाणित भी करता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक का नया बुद्ध शाक्य मिलता है हमें? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29 का आंसर कर लीजिएगा। मास्की अभिलेख में अशोक का बुद्ध शाक्य हमें मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा सी, यानी कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पे। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये विस्थापन की अभिक्रिया है। बी उत्तर कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। और आपको बता दें कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कि अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित करके नया यौगिक पैदा करता है। जैसे कि अगर आप एक NaCl को AgNO3 है ना, AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा? NaNO3 तो बन जाएगा, लेकिन इसमें से AgCl क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा, एक नया पदार्थ का निर्माण कर देगा। तो ये आपका एक समीकरण हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया आपको यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे दोस्तों। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो कि धातु से अभिक्रिया कर एक जैसा उत्पन्न करता है। तो उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ए, यानी कि हाइड्रोजन। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। अम्ल वह है जो कि प्रोटॉन का त्याग करता है, जिसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। यह क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण भी करता है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पे। आंसर कीजिए यहाँ पे। अपच का उपचार करने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। अब जहाँ पे जो कि एंटासिड, अगर आप लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल उत्तर सी सही है। ठीक है, एंटासिड एक प्रकार का दवा होता है जो कि पेट के अम्लीयता और अपच को बेअसर कर देता है, जिसके उदाहरण स्वरूप अल्का सेल्टजर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, गैलुसिल, मैलोक्स, माइल्टा, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 34 पे। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है?
जब कोई भी जलने वाला पदार्थ या ईंधन वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, इसे जलाया भी जाता है। तो आंसर क्या कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 35 पे। आयनिक यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक होते हैं। आयनिक यौगिक एक रासायनिक यौगिक होता है जो कि आयनों से बना होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा आयनिक बंधन भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या कर लेंगे, उच्च होता है ना, इसका गलनांक उच्च होता है और इसके द्वारा बंधन क्या कहलाता है भाई, तो आयनिक बंधन कहा जाता है इसको। यौगिक समग्र अगर देखें हम बात करें तो यौगिक समग्र रूप से तटस्थ होता है, लेकिन घनात्मक रूप से आवेशित आयन ऋणायन कहलाते हैं। तो इसका क्वथनांक हमेशा और गलनांक हमेशा उच्च होता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, इसका तापमान कितना है भाई, तो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में माना जाता है, जिसमें कि मरकरी यानी कि जो धातु मरकरी है ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन रूप में तापक्रम और द्रव अवस्था में इसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, 25 डिग्री से 24 डिग्री है ना, -24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है ये, 25 डिग्री से 24 डिग्री ताप इसका। तो इसको हम लोग धातु से द्रव की अवस्था में पा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सवाल नंबर 37 पे चलते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। 37 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, लिथियम इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम घनत्व वाला इन 4 ऑप्शन में से भाई, जैसा जो ऑप्शन दिया गया, लिथियम का घनत्व कितना होता है, तो 0.5054 ग्राम पर सीसी, जो कि सबसे कम होता है। जबकि पारा का घनत्व दोस्तों सबसे इनमें अधिक है, कितना होता है भाई, 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, यह किस परिघटना के कारण होता है। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जब प्रकाश की किरणें विरल से माध्यम से सघन माध्यम में जाए। जब प्रकाश की किरणें, जब भी किरण कहाँ से भाई, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। ठीक है, तो जो अभिलंब होगा उसकी तरफ मुड़ जाएगा प्रकाश, और क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा तो अभिलंब से दूर भागता है ना, जो प्रकाश की किरण होता है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो आंसर क्या कर लेंगे, हम बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं, प्रतिरोधकता क्या है, रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोधकता एक विशेष तापमान पर प्रति इकाई लंबाई और प्रति अनुभागीय यानी कि सेक्शन क्षेत्र की प्रति इकाई विद्युत प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 40 पे आंसर करेंगे। मानव के वो 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आंसर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए, जब भी हृदय मानव की बात होगी है ना, मानव के हृदय की, तो हृदय मानव शरीर में सबसे बड़ा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG से हम लोग मापते हैं दोस्तों। वही मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग EEG से मापते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, इसको कहते हैं EEG से मापते हैं जब मस्तिष्क में होगा, और जब हृदय का होगा तो ECG से मापते हैं। अच्छा, हृदय तरंग जो होगा दोस्तों, यानी कि जब आपके हार्ट में चेक की जाती है आपकी तरंगों को और मस्तिष्क तरंगों की तुलना की जाए तो 60 गुना अधिक होता है। कौन, हृदय तरंग वाला। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, हृदय और मस्तिष्क। सवाल दोनों ही क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है दोस्तों। सवाल नंबर 41 पे चलते हैं। ट्रिप्सन केवल किस माध्यम में कार्य कर सकता है। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे बी, क्षारीय। ठीक है, ट्रिप्सन जो है एक पाचन एंजाइम है जो कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और क्षारीय माध्यम में एक काम करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
रॉकेट संवेग जो है संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। रॉकेट पीछे की ओर गैसों को छोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, तो गैसों की गति को पीछे की ओर बनाए रखता है और इस प्रकार संवेग के संरक्षण से रॉकेट यह आगे की दिशा में एक गति के समान जाता है, जिसे वह आगे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत भी होता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 43 पे आंसर करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए पहला अखबार लॉन्च किया है? 43 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ए असम इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किसी तत्व का परमाणु भार क्या होता है? किसी तत्व का जो तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार के बराबर होता है। तो आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। किसी तत्व का परमाणु भार क्या कहलाता है? तो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 45 पे। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? आंसर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। ये किए थे बेलिस और स्टार्लिंग। डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, सन 1902 में ब्रिटिश भौतिकविद थे E.H. स्टार्लिंग, ठीक है, और W.M. बेलिस, जो कि हार्मोन शब्द का नामकरण किए थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 46 पे। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? 46 का आंसर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे ए कवक को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सवाल नंबर चलते हैं 47 पे दोस्तों। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जी हाँ, इनको कहते हैं अनावृत्ति बीजी या फिर विवृत्ति बीजी। ठीक है, इसको कहते हैं गाइनोस्पर्म। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे पौधे और वृक्ष को कहते हैं जिनके बीज फूलों के पनपने और फलों के बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं से खुली यानी कि नग्न अवस्था में रहती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि प्रोटीन को कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संश्लेषित होती है ये? 48 का आंसर करेंगे दोस्तों, सी यानी कि मुक्त राइबोसोम के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 49। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? 49 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। और ताप और जल की आवश्यकता होती है लेकिन परंतु समानतः प्रकाश की जरूरत अंकुरण के लिए नहीं पड़ती है, तो आंसर डी कर लेंगे। सवाल नंबर 50। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको एक छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया मछली होता है दोस्तों एक तरह का, ठीक है, गैम्बूसिया मछली होता है। उसको तालाब और कुओं में अगर छोड़े जाने पर मच्छर को नियंत्रित कर देती है, मच्छर कम लगते हैं फिर। सवाल नंबर 51। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार का प्रधानमंत्री के द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में अगस्त 2005 में गठित किया गया था। तो 2005 में कौन थे आपके प्रधानमंत्री? नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 पे आंसर करिएगा। निम्नलिखित में कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? 52 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त इनमें सभी। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ये जो आपको बता दें कि सन 1962 में सरकार ने निर्वाचन सुधार हेतु एक संस्थानम की अध्यक्षता की, जिसमें कि कमेटी बनाई गई। 1964 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है ये, और उसके बाद दिनेश गोस्वामी जो है ये भी आपको एक कमेटी बनाई गई जो कि 1990 में बनाई गई। बीपी सिंह सरकार थी उस समय। निर्वाचन सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने कि 1990 में अपनी रिपोर्ट निर्वाचन सुधारों के लिए भी दी थी। और इंद्रजीत गुप्ता जो है ये आपका एक समिति 1998 में बनाया गया था, ठीक है, और ये वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक है, और ये 1962 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसमें सभी, डी उत्तर कर सकते हैं। सवाल नंबर 53। निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या फिर सूचना देना होता है? बिल्कुल, उत्प्रेषण। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा।
सवाल नंबर 54 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह राज्य के नीति निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें किए गए उपबंध क्रियान्वयन राज्य पर छोड़ दिया गया है। तो इन दोनों से मिलता जुलता आंसर यहाँ पे कीजिएगा। जहाँ ए और बी दोनों ही, 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। सवाल नंबर 55 दोस्तों, आंसर करेंगे। वित्त विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे पारित करने के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछ दिया गया है, तो आंसर कीजिएगा। ना तो एक गलत है और ना ही 2 गलत है। डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है, बल्कि सिर्फ लोकसभा और फिर पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके पारित करने के मामले में दोनों की शक्तियां समान होती हैं। इसलिए ना तो ये गलत है ना ही ये गलत है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा। ये गलत बात है यहाँ पे। ठीक है, आपको बता दें कि नहीं, ठीक है, ये भी कथन सही है। प्रांतों में द्वैध शासन तो व्यवस्था हुई थी और तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था। 2 लाइन जोड़ दिया गया ना यहाँ पे, इसलिए मुझे लगा। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है कथन यहाँ पे। और इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। तो प्रांत में भी हुआ था और केंद्रों में भी, केंद्र सरकार में भी हुआ था द्वैध शासन प्रणाली। तो ये दोनों ही कथन हमारा सही है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 पे, राज्य सरकारी सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। इसका उपबंध जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर कर लीजिएगा। आर्टिकल 43 के ख में, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों के अभिवृद्धि की ऐच्छिक गठन, स्वायत्ता कार्य और संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन के बारे में प्रयत्न बताया गया है। सवाल नंबर 58, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इज द करेक्ट आंसर। उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है पूछ लेगा तो ये तो विचार है। उद्देशिका का विचार जो कि अमेरिका से लिया गया है, और उद्देशिका का भाषा अगर पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों ही का क्वेश्चन अलग हो जाता है वहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे दोस्तों। पंचायती राज पर बनी विभिन्न समितियों के गठन सही क्रम सजाएं। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सही क्रम क्या है और नीचे दिए गए हैं आपके लिए कूट। यहाँ पे देखिए ये कूट है सामने, आप आंसर कीजिए। अशोक मेहता समिति दोस्तों दिसंबर 1977। ठीक है, थुंगन समिति दोस्तों 1988 में हुआ था ये। ठीक है, तो ये यहाँ मैच होगा। और एल सिंघवी समिति 86 में हुआ था, ये सही है यहाँ पे। और जीवी के राव समिति ये हुआ था दोस्तों 1985 में। तो ये कुछ इस तरह से मैच होगा हमारा कथन। तो आंसर आप लोग कर लीजिएगा 1 4 3 2 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 60 पे दोस्तों। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर कीजिएगा 15 होते हैं। इस समिति का कार्य क्या होता है भाई? तो अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करता है तथा जो कार्रवाई होती है उसकी अनुशंसा भी करता है। लोकसभा जो समिति बनती है उसमें 15 सदस्य तथा राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। तो ये आंसर हमारा 15 हो जाएगा। राज्यसभा अगर पूछेगा यहाँ पे करके तो 10 बताइएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो कि नदी में बसा है, माजुली इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार, लेकिन नदी के बारे में पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, नदी के बारे में पूछा गया तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है जो कि नदी के ऊपर बसा हुआ है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 पे। कुमायूं हिमालय पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच में स्थित है? आंसर कीजिएगा दोस्तों सतलज और काली। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे।
बंकापुर मोर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 63 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, कर्नाटक में है। डी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल होते हैं? तो ये है कुल 8 देश है यहाँ पे, जिस आप लोग नाम सुने होंगे सार्क जो है संगठन का, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं सार्क को। कुल 8 देश है, जिनमें कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है। तो आंसर ए कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 65 पे। अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है? आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ 65 का ए, रोहतांग दर्रा इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 66 पे। श्वेत क्रांति किसकी कमी को दूर करने के लिए लाया गया था? तो 13 जनवरी 1970 याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना, को लाया गया था यहाँ पे। और इससे दोस्तों दूध की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर वर्की कुरियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 67। कौन सा देश यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? आंसर करेंगे कजाकिस्तान। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। कितना भाई? 39%। सवाल नंबर नेक्स्ट। सिंधु नदी की सहायता नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? सिंधु नदी का सहायक नदी उत्तर से दक्षिण क्रम सही क्रम क्या है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों ए, यानी कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, इज द करेक्ट आंसर, जो कि सही क्रम है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सवाल नंबर 69 दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 69 का आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, सी 2005 में किया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 70 पे दोस्तों। बाइसन यानी कि राजबाड़ी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये त्रिपुरा में है। आंसर कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइसन एक राजबाड़ी नेशनल पार्क है दोस्तों, जहाँ पे त्रिपुरा में है ये स्थित, ये ध्यान रखिएगा। जैव विविधता के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। सवाल नंबर 71 पे चलते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किया राज्य? तो ये है कर्नाटक। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, 1025 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में इसको फैला है। सवाल नंबर 72। भुवन और बराइल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? असम में है। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। असम के मिकिर की पहाड़ियां हैं, रेगमा की पहाड़ियां हैं, भुवन की पहाड़ियां हैं और बराइल पहाड़ियां भी हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 73। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है लद्दाख से अपना बॉर्डर साझा करता है। और लद्दाख जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। तो ये देखिए, ये राज्यों के बारे में पूछ लेगा तो ये दोनों राज्य का नाम बताना है, और देश के बारे में चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से साझा करता है। सवाल नंबर 74। मालवी मेवाती किस पशु की नस्ल है? आंसर करेंगे दोस्तों, ये गाय की नस्लें हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। मालवी और मेवाती भारतीय गाय की नस्लों में से एक है। कर्क रेखा भारत की किस खाड़ी से होकर गुजरती है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, कच्छ की खाड़ी। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। कच्छ की खाड़ी और अरब सागर में जाके गिरती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 76 पे। आंसर करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र को, जो कि असमानता का मापन ये करता है। तो आंसर क्या कर लेंगे? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। सवाल नंबर चलते हैं 77 पे। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण दोस्तों और क्रियान्वयन आरबीआई के द्वारा होता है ना। तो आरबीआई के द्वारा होता है दोस्तों, याद रखेंगे। इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कुछ इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके ऑप्शन से नहीं मिलता जुलता होगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे। निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम गरीबी के निर्धारण के लिए कैलोरी को आधार मानने की संस्तुति की थी? जी हाँ, आंसर कीजिएगा, वाई के अलग समिति। जी हाँ, नोट कर लेंगे दोस्तों। इस आयोग का गठन कब किया गया? तो 1977 में किया गया था।
और इन्होंने कैलोरी आधारित गरीबी निर्धारित निर्देशांक दिए थे, जिसमें कि ग्रामीण के क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी कहा था, जो रहने वाले लोग हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ये होना चाहिए, और शहरी के लिए यहाँ पे 2100। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 79 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता है? तो आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, ये तीनों क्या है? पूंजी खाता में से एक है। निजी प्रेषण जो है ये अलग है। ये निजी प्रेषण जो है ये चालू खाता के तहत आता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या कर लेंगे? 1, 2 और 4, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 80, किसी कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को प्रथम अधिकार के रूप में नए शेयर का निर्गमन क्या कहलाता है? बिल्कुल आंसर करेंगे, राइट इशू कहते हैं इसको। सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, जब पूर्व से चल रही कंपनी पूरी पूंजी जुटाने के लिए नई इक्विटी निर्गत करती है तो इनको खरीदने का पहला अधिकार शेयर धारिता के अनुपात में होता है, जो कि वर्तमान में अंशधारियों को होता है। ये राइट इश्यूज कहते हैं इसको। ठीक है, राइट इश्यूज। सवाल नंबर चलते हैं 81 पे। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर करेंगे, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है दोस्तों। हॉट मनी वह निवेश होता है जिसमें कि वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी से स्थानांतरित हो सके, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को हॉट मनी भी हम मानते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 82 पे। सवाल नंबर 82 निम्नलिखित में से बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। नहीं बोल दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें 7 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें कि भारत है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, भारत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। तो मालदीव नहीं है। तो आंसर यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, 7 होते हैं। बी इज द राइट आंसर, जो कि नहीं बोला गया है। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा आप लोग के दिवस से रिलेटेड। तो 14 जून को बनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, रक्तदान दिवस। तो 14 जून इज द राइट आंसर। और 12 जून को हम लोग क्या बनाते हैं भाई? तो बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं, बाल श्रम निषेध दिवस। सवाल नंबर चलते हैं 84 पे। निम्नलिखित में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? एक क्वेश्चन जरूर रहता है इस टॉपिक से, राज्य और राजधानी और देश और राजधानी से। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, इट्स एंटानैरिवो। नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स एंटानैरिवो। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। संश्लेषण, माफ करेंगे, विक्टोरिया जो है ये किसका राजधानी है भाई? सेशेल्स की, सेशेल्स की है राजधानी। और जो दोस्तों पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? तो मॉरिशस की। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 85 पे। वर्ष 2001 में बीपीएस नायपॉल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर करेंगे, सी साहित्य के क्षेत्र में। सवाल नंबर 86, दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? आंसर करेंगे दोस्तों, क्रिकेट से है। ये दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी की गई हैं। सवाल नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये नरोरा जो है उत्तर प्रदेश संबंधित है, काकापाड़ा जो है गुजरात में है, तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में। ये कुंडलकुलन जो है दोस्तों ये कर्नाटक में नहीं है। ये किस में, कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे, तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 88 पे। महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को कहा गया था दोस्तों। कर्पूरी ठाकुर को जननायक और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। सवाल नंबर 89, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या है? आई एम जनरेशन इक्वेलिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। क्या ये सही है? ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 90, दोस्तों किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? 90 को उत्तर कर लेंगे दोस्तों, तेलुगु को। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है। सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 91 पे चलते हैं दोस्तों। एक टेबल पर 5 पुस्तकें पड़ी हैं, सी डी के ऊपर पड़ी है और ई
के ऊपर पड़ी है, नीचे है, और डी जो है के ऊपर पड़ी है, और एफ जो है ई के नीचे पड़ी है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? तो देखिए यहाँ पे पीछे से जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो नीचे से इसको लेकर चलिए, है ना। तो सबसे नीचे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। अब बोल रहा है कि एफ जो है ई के नीचे है, तो एफ जो है ई के नीचे लिख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी जो है वो के ऊपर पड़ी है, ठीक है, डी के ऊपर है, यानी कि के नीचे है, तो हम नीचे की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ मान लो के लिख दिया और यहाँ पे डी लिख दिया, तो सही हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि ई जो है के नीचे है, ई जो है के नीचे है, ये तो मैच कर रहा भाई, ई जो है वो के नीचे है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि सी जो है डी के ऊपर पड़ी है, तो डी यहाँ पे है, तो इसके ऊपर सी लिख दीजिए। तो सी डी के ई एफ जो है आपका ये इस तरह से मैच हो गया। तो आंसर क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पे सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है हमारी? तो सबसे नीचे पुस्तक है हमारी एफ। सवाल नंबर चलते हैं। बोल रहा है कि कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? वकीलों, शिक्षकों तथा शिक्षितों, है ना। तो बोल रहा है कि दिए गए आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। तो भाई जो देखिए ये जो है फिगर आपका सी वाला, ये इसको प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, शब्दों के आपसी संबंध में, है ना। तो शब्दों के आपसी संबंध में, तो इसको ध्यान रखिए, इसको आप लोग वकील, शिक्षक और शिक्षिता से डिनोट मत कीजिएगा, शिक्षक और शिक्षिता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये वकील, ठीक है, ये आपका फिगर बनेगा। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पे, ये वाला। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 93 पे। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने शून्य जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है? ये जब आपका संख्या लिखा गया है और इसको काउंट कीजिए, जिसमें कि शून्य के जस्ट बाद सम संख्या, यानी कि कोई भी एक सम संख्या है और उसके पहले एक विषम संख्या है, वो कितने हैं शून्य यहाँ पे? तो 93 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 3 है शून्य यहाँ पे वैसे। सवाल नंबर 94 पे चलते हैं। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। अनीता उस आदमी की क्या है? तो उसकी भांजी हुई, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 95 दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। देखिए तो ये इस2 है और ये समानुपाती दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 9 दूना 18 इस2 9 81, है ना, ये कुछ इस तरह से है। तो ये समानुपाती का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 9 पचे 45, अब यहाँ भी कुछ उल्टा होना चाहिए, 54 हो जाए, तो 9 छक्का 54, है ना, तो 9 इंटू 6 हो जाएगा। तो सी उत्तर यहाँ पे कर लेंगे, 9 छक्का 54, तो ये इस2 5 4 हो जाएगा। मतलब कि 1 8 का मिरर है यहाँ पे 81 और 4 5 का मिरर 54 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका देखिए इस तरह से बनेगा। सवाल नंबर 96, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के आधार पे। तो ये डिवाइस, डिनोट, डाइजेस्ट, डिटैच, डेपिस्ट, इन सभी से, इन पांचों से मिला के आपको क्या बनेगा? तो देखिए भाई, आपका डिक्शनरी के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिनोट आएगा, है ना, फिर उसके बाद डिपिस्ट आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों डिटैच आएगा, फिर उसके बाद डिवाइस और फिर उसके बाद डाइजेस्ट आएगा। तो ये आपका मैच है आपका सही। तो आंसर कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। 97 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि आंकड़ों में मैट्रिक्स को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इट्स डी इज द करेक्ट आंसर। ये आंकड़े यहाँ पे आके फिट हो जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 98, निम्नलिखित समीकरण गलत है, समीकरण को सही करने के लिए किन दो संकेतों को आपस में बदलना होगा? तो ये जो है समीकरण जो सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ गलती है जिसमें कि आपको आपस में किसको बदलें कि आपका जो है यहाँ पे सही जो है समीकरण बैठेगा। तो आंसर कर लीजिएगा, भागा को इनटू से आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 99 पे। और नीचे दी गई आकृति के सीमा रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है?
99 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इट्स बी, टोटल 19 है। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा, जैसे कि आप इसको ABCDEFGH पूरा मान लीजिएगा और देखिए कितनी सीधी रेखाएं हैं, टोटल 19 है यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 पे, किसी विशेष कूट को हम कम बैक सून को लिखते हैं 9 4 3, सून हियर ऑल को लिखा गया है, और 4 1 2 जो लिखा गया कम ऑल को, 2 9 लिखा गया है हियर को। नहीं, किसी विशेष कूट में कम बैक सून को लिखा गया है 9 4 3। ठीक है, सून हियर ऑल को लिखा गया है 4 1 2, कम ऑल को लिखा गया है 2 9। तो हियर को क्या कोड करेगा यहाँ पे? तो हियर को यहाँ पे 1 कोड करेगा। ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सून को यहाँ पे 4 कोड कर रहा है और कम को यहाँ पे 9 कोड कर रहा है। कम को यहाँ पे क्या 9 कोड कर रहा है। तो इस तरह से हमारा मैच हुआ। तो आंसर क्या कर लेंगे? 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 100 क्वेश्चन देखे, जिनमें कि आपने कितने उत्तर सही किए। चूंकि 100 नहीं था, यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स से फिर भी रिप्लेस किया, और आपने कितने उत्तर सही किए आपका मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।